इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 के सभी पाठों का रिवीजन करेंगे। पहला पाठ है हरिहर काका। इस कहानी का सार इस प्रकार है। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के माध्यम से एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है जो परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है, पर कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर लेखक ने धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया है। हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने लेखक को बच्चों की तरह प्यार किया था। बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। वे अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण उन्होंने चुप्पी साध ली थी। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे पहुंचे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब जानने के लिए उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। हरिहर काका और लेखक एक ही गांव के हैं। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल और भव्य मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई, यह किसी को मालूम नहीं है। इस संबंध में यानी ठाकुरबाड़ी के संबंध में यह प्रचलित था कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उन्होंने इस स्थान पर ठाकुर जी का पूजन आरंभ किया। लोगों ने धर्म और सेवा भाव से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके यह मंदिर बनवा दिया। ठाकुर जी पर सबको बहुत विश्वास और आस्था थी। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाते थे। ठाकुरबाड़ी के पास दान भी मिली काफी जमीन है। होली का सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है और दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। अब हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। वहां के साधु संत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। हरिहर काका के 4 भाई हैं और सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की, परंतु उनके बच्चे नहीं हुए। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी ही स्वर्ग सिधार गईं। काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की। वह अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे थे। हरिहर काका के पास कोई 60 बीघा जमीन थी। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन आ सकती थी। पूरा परिवार उस खेती पर ही निर्भर था। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से काका का पूरा ख्याल रखने के लिए कहा था, परंतु वे इसमें असफल रहीं। अचानक हरिहर काका के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव आया। उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को सूखा और बचा कुचा भोजन ही दिया गया। काका इन परिस्थितियों से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने सामने परोसी गई थाली जमीन पर फेंक दी और घर छोड़कर निकल गए। इस घटना की सूचना मंदिर के महंत के पास पहुंची। महंत जी ने इसे शुभ संकेत माना और समझा बुझाकर काका को ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने उन्हें समझाया कि अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वे महंत की बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे, मगर कोई परिणाम नहीं निकाल पाए। महंत जी ने ठाकुरबाड़ी में ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। जैसे ही उनके भाइयों को पता चला, वह रोते हुए हरिहर काका के पास आए, उनसे माफी मांगी और उन्हें अपने साथ ले गए। अब उनका ध्यान रखा जाने लगा और एक ही आवाज पर सारा सामान हाजिर होने लगा। घर का प्रत्येक सदस्य उनकी जमीन अपने नाम करवाने के प्रयत्न में लगा था। महंत जी भी मौका मिलते ही काका को समझाने आ धमकते थे। महंत जी को जमीन हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा। एक दिन महंत ने योजना बनाकर काका का सशस्त्र लोगों द्वारा अपहरण करवा लिया। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए।
हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। इसी बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया। अब हरिहर काका को लगने लगा कि ना तो ठाकुरबाड़ी के महंत और ना ही उनके भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है, वे केवल उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि संपत्ति छिन जाने के बाद व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। कुछ समय तक भाई उनकी सेवा करते रहे। वे चाहते थे कि काका यह जमीन जीते जी उनके नाम कर दें, पर काका ने जब किसी की बात नहीं सुनी तो भाइयों की सहनशक्ति जवाब दे गई। उन्होंने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आजाद कराया। उन्हें पुलिस सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव में हरिहर काका की ही चर्चा थी। कोई उनकी जमीन को उनसे भाइयों को देने संबंधी विचार प्रकट करता तो कोई उस जमीन को ठाकुरबाड़ी को दान देने पर जोर देता। एक नेताजी ने काका से अपनी जमीन गांव में विद्यालय बनाने के लिए देने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन काका ने मना कर दिया। हरिहर काका मानसिक तनाव के कारण गूंगेपन का शिकार हो गए। अब वे रिक्त आंखों से आसमान को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था। उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवान भी हरिहर काका के खर्च पर मौज उड़ा रहे थे। इसी के साथ कहानी का समापन होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की बिगड़ती दशा तथा परिवार और धर्म में बढ़ रहे लालच की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ लेखक लोगों को सचेत भी करना चाहता है ताकि कोई अपने स्वार्थ के लिए उनका फायदा न उठा पाए। संचयन भाग 2 का दूसरा पार्ट है सपनों के से दिन। अब इसका सार देखते हैं। प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन में लेखक गुरुदयाल सिंह जी ने अपने बचपन के दिनों की खट्टी मीठी यादों का वर्णन किया है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने माता पिता, अध्यापकों तथा स्कूल के अनुभवों का भी सजीव अंकन किया है। बचपन में लेखक और उनके दोस्त सभी एक जैसे थे, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन। खेलते हुए चोट लग जाने पर जब घर पहुंचते तो उनकी खूब पिटाई होती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्सैल थे कि चाहे छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून आ जाए परंतु पीटते ही चले जाते थे। फिर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए पहुंच जाते थे। लेखक के सभी साथी राजस्थान और हरियाणा से थे। सभी बच्चे स्कूल व पढ़ाई को कैद समझते थे। कुछ बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे और जो कभी गए भी तो पढ़ाई में अरुचि के कारण बस्ता तालाब में फेंक आए। उन दिनों अधिकतर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। वे सोचते थे कि बड़ा होने पर हिसाब किताब लिखना सिखवा देंगे और अपने साथ काम में लगा लेंगे। लेखक कहते हैं स्कूल में वह और उनके साथी चपरासी से छुप छुपाकर कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। आज भी उन्हें स्कूल के रास्ते में उगे पेड़ों की सुगंध याद है। पता ही नहीं चला कि खेल कूद के 4 दिन कैसे बीत गए। हर साल जब स्कूलों की छुट्टियां होती तो लेखक अपने ननिहाल जाता था। वह नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और लाड़ करती थी। जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते तब अपने गांव के तालाब पर जाया करते थे। सभी साथी मिलकर कभी पानी में कूदते तो कभी रेत के टीले पर चढ़कर रेत के ऊपर लौटते। शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके किसी ऊंची जगह से तालाब में कूदकर अच्छे तैराक की तरह हाथ पैर हिलाते। लेखक के कई साथियों को तैरना नहीं आता था। वे हाथ पैर हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तब बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जाता था। लेखक के सभी साथी अधिकांश छुट्टियां सिर्फ खेलने में बिताते थे। उस समय अध्यापक छुट्टियों के लिए 200 सवाल दिया करते थे। लेखक सोचते थे कि एक दिन में यदि 10 सवाल करेंगे तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 10 दिन छुट्टियां और बीतने पर वे 20 सवाल प्रतिदिन पूरा करने की योजना बनाते थे, पर काम नहीं करते थे। खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। अंत में काम करने के बदले मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर उसे स्वीकार कर लेते थे। लेखक को अपने बचपन का एक मित्र ओमा भी याद है। वह बड़ा मारने पीटने वाला तथा गालियां देने वाला था।
वह लड़ाई में सिर से वार करता था, इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा था। लेखक के छोटे से स्कूल में केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। उनके हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा नरम दिल के व्यक्ति थे, जो बच्चों को सजा देने में यकीन नहीं रखते थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। पीटी सर प्रीतम चंद काफी सख्त थे। वे बच्चों की खाल उधेड़ने को सदा तैयार रहते। सुबह प्रार्थना के समय में सभी लड़के कतार में खड़े होते थे। जरा भी कतार टेढ़ी हुई तो पीटी मास्टर बाज की तरह लड़कों पर झपट पड़ते थे। अधिकतर बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे। कुछ को छोड़कर सभी साथी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। परंतु जब उनके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे, तब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। खाकी वर्दी पहने, गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए और नीली पीली झंडियां पकड़कर अभ्यास करना उन्हें उत्साहित करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मानो वो एक फौजी हों। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी। उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के सारे मेडल जीतने के समान लगती थी। हेडमास्टर साहब लेखक के लिए पुरानी किताबों का प्रबंध कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद लेखक की पढ़ाई 3री-4थी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक जब स्कूल में पढ़ते थे तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। अंग्रेजों के अफसर रात को लोगों को फौज के सुख आराम व बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। कुछ ही लड़के थे जो उनके सूट और बूट के लालच में आकर फौज में भर्ती होते थे। अगले भाग में लेखक कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त अध्यापक थे। जरा सी गलती होने पर बहुत पिटाई करते थे। उनका रंग रूप बहुत डरावना था। मास्टर प्रीतम चंद को कभी किसी ने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। पीटी सर 4थी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रटकर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। हेडमास्टर शर्मा जी ने जब ये देखा तो बहुत गुस्सा हुए और उन्हें निलंबित करने का एक आदेश पत्र लिख दिया। उसके बाद पीटी मास्टर कभी स्कूल नहीं आए। मास्टर प्रीतम चंद को नौकरी जाने की जरा सी भी चिंता नहीं थी। वे अपने कमरे में आराम से रह रहे थे। वे पिंजरे में बंद तोतों को बादाम की गिरी छीलकर खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते थे। लेखक को हैरानी होती थी कि इतना कठोर व्यक्ति अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेता था। लेखक और उसके साथियों को ये बातें तब समझ में नहीं आती थी, क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। तीसरा पाठ है टोपी शुक्ला। इसका सार इस प्रकार है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास का एक अंश है। लेखक ने इस अंश के माध्यम से ये बताया है कि बचपन में बच्चे को जहां प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि प्रेम तथा सच्ची मित्रता जाति और धर्म की दीवारों से परे होती है। इस कहानी के 2 चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला अर्थात टोपी और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा अर्थात इफ़न। इफ़न और टोपी में घनिष्ठ मित्रता थी। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी 4थी कक्षा में था। टोपी आए दिन इफ़न के घर आता जाता रहता था। इफ़न के पिता शहर के कलेक्टर थे और टोपी के पिता एक डॉक्टर थे। इफ़न की दादी जमींदार परिवार की बेटी थी। वह 9-10 वर्ष की आयु में लखनऊ के मौलवी के साथ ब्याही गई थी, जहां गाना बजाना बुरा समझा जाता था। उन्हें अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। इफ़न के दादा के डर से वे अपने बेटे की शादी पर गीत गाने की इच्छा भी नहीं पूरी कर पाई। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। टोपी भी इफ़न की दादी से गहरा लगाव रखता था। वह उनके पास बैठकर उनसे कहानियां सुना करता था। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ की तरह दिखाई देती थी। टोपी अपनी दादी से नफरत करता था, क्योंकि टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह हमेशा टोपी को डांटती और फटकारती रहती थी।
लेखक कहता है कि इरफान की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात को आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही हैं। पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि यह अम्मा शब्द क्या होता है, परंतु बाद में वह समझ गया कि माताजी को ही अम्मा कहा जाता है। एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता जरा ज्यादा ही अच्छा लगा। राम दुलारी यानी टोपी की माँ खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, यह शब्द सुनते ही उनके घर में तूफान आ गया। सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी भड़क गई और टोपी की मां ने उसे बहुत मारा। मुन्नी बाबू और भैरव, जो टोपी के भाई थे, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। उसी समय मुन्नी बाबू ने मां से एक और झूठ कह दिया कि एक दिन उन्होंने टोपी को कबाब खाते हुए देखा था, जबकि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक कन्नी की रिश्वत भी दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी शिकायत न कर दे। दूसरे दिन टोपी ने स्कूल में इरफान को सारी बातें बता दी। दोनों कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे, क्योंकि टोपी फल के अलावा बाहर की कोई भी चीज नहीं खाता था। इरफान से बातें करते हुए टोपी बहुत ही भोलेपन से इरफान से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल लें, उसकी दादी इरफान के घर और इरफान की दादी उसके घर आ जाए। इस बात पर इरफान कहता है कि उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो हैं। जब टोपी और इरफान ये बात कर रहे थे, उसी समय इरफान के नौकर ने दादी के मरने की खबर दी। शाम को जब वह इरफान के घर गया तो वहां शांति थी। घर लोगों से भरा हुआ था। एक दादी के न होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था। टोपी का दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था। टोपी ने इरफान से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। कहानी के अगले भाग में लेखक कहते हैं, 10 अक्टूबर सन 45 में इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। उस दिन टोपी ने यह कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। उन्होंने टोपी के पीछे एक बार कुत्ता भी छोड़ दिया। कुत्ते के काटने पर टोपी को अपने पेट में 7 सुइयां लगवानी पड़ी। तब से उसने उस कोठी की तरफ रुख नहीं किया। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो अब वह सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो गए थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। टोपी को यह अच्छा नहीं लगा। टोपी ने वह कोट उसी समय दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। उसकी इस हरकत पर दादी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दिया। इस बात पर टोपी अपनी दादी से उलझ गया। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। माँ ने दादी से बहस करने पर उसकी खूब पिटाई की। उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि उसे दादी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, जिसके कारण उसके घर में और अधिक डांट पड़ने लगी थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता था, उसी समय घर के सदस्यों को उससे बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता था। कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़कर उनके हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता था। दूसरे साल टाइफाइड होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और फेल हो गया। अध्यापकों ने उसके 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होने से उसे नजरअंदाज कर दिया। कोई भी अध्यापक उसे नोटिस नहीं करता था, यानी कक्षा में उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। पिछली कक्षा वाले बच्चों के साथ बैठना आसान काम नहीं था। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा था, अर्थात बहुत बड़ा दिखाई देता था। एक बार एक छात्र अब्दुल वहीद ने ऐसी तीखी बात बोल दी कि टोपी ने इस वर्ष पास होने की कसम खा ली। पर इस साल टोपी के पिता चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, उस घर में कोई कैसे पढ़ लिख सकता है। जब टोपी के पिता चुनाव हार गए, तब घर में थोड़ी शांति हुई। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता।
उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता, घर और स्कूल किसी ने भी उससे अपनापन नहीं दिखाया। वह स्वयं सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी मेहनत के बल पर तीसरी श्रेणी में 9वीं में पास हो गया। उसके पास होने पर उसकी दादी बोली, वाह, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल में तीसरी श्रेणी यानी 3rd डिवीजन में पास तो हो गए, परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल में 3rd डिवीजन में पास हुआ। इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।